हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। डेटा क्या होता है? जब हम किसी भी सोर्स मतलब किसी चीज़ का हमें जिस चीज़ का हमें एनालाइज करना होता है उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे किसी चीज़ का टेम्परेचर है तो टेम्परेचर हम इकट्ठा करेंगे अलग अलग समय पे या अलग अलग जगह का, तो वो सोर्स हो गया, तो उसको हम डाटा बोलते हैं। जैसे यहाँ पर है कि किसी चीज़ का मैक्सिमम टेम्परेचर एक हफ्ते में कितना आया, तो उसके हम अलग अलग टेम्परेचर का लिखेंगे। जैसे यहाँ पर अगस्त के महीने में अलग अलग हफ्ते में कितना टेम्परेचर मैक्सिमम गया, तो यहाँ पर इस तरह से ये 7 डाटाज हो गए। 30 डिग्री, किसी में 31, फिर 36, 28, तो ये अलग अलग इसको हम डाटा बोलते हैं। या किसी बैट्समैन ने कितना कितना रन्स बनाए, जैसे वन डे क्रिकेट में, तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ रन्स हो गए, तो इसको हम डाटा बोलते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं बच्चों स्टैटिस्टिक्स किसको बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स होता है जब हम किसी डाटा को एक कलेक्ट करते हैं, फिर उसको सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको अपने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसको एनालाइज करके डाटा को आपस में तुलना करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा को किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिखाया गया है कि अलग अलग साल में कितनी सेल्स हुई है, उसको हमने यहाँ पर ये डाटा फॉर्म में है, इसको हमने फिर टेबल में दिखाया कि 2009 में 25 करोड़, 2010 में 26, 2011 में 28। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखने से ये करोड़ ये हमें सबके साथ नहीं लिखना होता, तो यहाँ पर 25 करोड़, 26 करोड़, इस तरह से ईयर वाइज हम डाटा को अरेंज कर दिया हमने। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अरे क्या होता है? जब हम किसी डाटा को उसके बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो उसको हम अरे बोलते हैं। जैसे कि किसी कंपनी के 20 एम्प्लॉय जो थे उनका बोनस डिक्लेयर हुआ, तो यहाँ पर थाउजेंड्स में है। जैसे यहाँ पर 25,000, 27,000, 10,000, तो यहाँ पर बहुत सारे डाटाज लिखे हुए हैं लेकिन उनका कोई क्रम नहीं है, कोई छोटा बड़ा ऐसे कोई भी नंबर कहीं पर भी लिखा है। लेकिन अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, सबसे छोटे नंबर को जैसे 8,000, फिर 9, 10, 12, इस तरह से छोटे से बड़े हुए क्रम में लिखें तो उसको हम असेंडिंग डाटा अरेंजिंग बोलते हैं। और अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी बड़े नंबर को पहले लिख के फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से सबसे छोटे नंबर तक पहुँचे तो उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो इस तरह से जब हम नंबर को अरेंज करते हैं तो उसको हम एरे बोलते हैं। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो बच्चों आपने देखा होगा कि कोई नंबर बार बार रिपीट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो जितनी बार कोई डाटा, कोई इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रही है सेम नंबर, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे आपने देखा कि इस डाटा में 27 2 बार आया है, तो 27 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2। अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से हम उसे टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं। तो सबसे पहले हम टैली मार्क के थ्रू शो करते हैं। टैली मार्क्स क्या होते हैं? इस तरह की लाइन्स होती हैं, उनको हम नंबर्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे 4 के बाद हम 4 तक हम डंडे बनाएंगे और उसके बाद 5th नंबर पे हम उसको एक लाइन तिरछी खींच करके उसको काउंट करेंगे। तो 5 के हम ग्रुप्स बनाते हैं टैली मार्क्स में। तो यहाँ पर जैसे 2 को हमें रिप्रेजेंट करना है तो 2 के लिए हम 2 लिखेंगे, फिर 4 को हमें करना है तो 4 डंडे बनाएंगे। इसी तरह से 3 को 3 डंडे बनाएंगे। लेकिन अगर हमें 5 को रिप्रेजेंट करना है तो 5 के लिए हम पहले 4 बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर एक डंडा तिरछी लाइन खींचेंगे उसके ऊपर। इस तरह से हम डाटा को टैली मार्क्स में अरेंज करते हैं। अब हम सेंट्रल टेंडेंसी कैसे नापते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी एक साल के एक महीने में एवरेज रेनफॉल दिल्ली में 65 mm थी, या किसी महीने की इनकम पंजाब की 10,000 रुपये में थी। इसी तरह से सेंट्रल टेंडेंसी किस तरह से निकालते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि हम 3 तरह से निकालते हैं: अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन, या जिसको हम सिंपली हम मीन भी बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं कि मीन में क्या करते हैं। मीन में हम जितनी भी ऑब्जर्वेशन, जितने भी डाटा होते हैं हमारे पास, उन सबको टोटल करके और नंबर ऑफ़ डाटा से हम डिवाइड कर देते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको हमें दिमाग में लर्न करना होता है। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग डाटास दिए हुए हैं 20, 60, 80, 100, 30, उन सबको पहले सम करा तो हमारा आंसर आया 290। फिर नंबर ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमें उसे
290 को 5 से डिवाइड करके जो आंसर आया 58, ये हमारा मीन हो गया इन नंबर्स का। इसी तरह से बाकी के एग्जाम्पल्स में भी हम सब डाटा को प्लस करके उसको नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड करके हम किसी भी जानकारी इन्फॉर्मेशन का मीन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इन्हीं क्वेश्चंस के इसी तरह जो हमने अभी पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। अब जैसे हमें यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 7 इवन नंबर्स, तो फर्स्ट 7 इवन नंबर कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इन सबको हम प्लस करेंगे, फिर इसको कितने नंबर्स हुए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से डिवाइड करके हम उसका मीन निकाल सकते हैं। इसी तरह से पहले फाइंड द रेंज एंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू, तो रेंज हमें पहले इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, तो सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर वो उसकी रेंज हो गई और उसका फिर मीन निकालेंगे। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस में भी हम मीन को इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पर 5th क्वेश्चन में यहाँ पर हमें टेस्ट के कुछ बच्चों के नंबर दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना है हाईएस्ट स्कोर क्या है। तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है जो कि 91 है वो हाईएस्ट स्कोर हो गया। लोएस्ट स्कोर जो सबसे छोटा नंबर है जो कि 59 है वो लोएस्ट स्कोर हो गया। रेंज ऑफ मार्क्स मतलब मिनिमम मार्क्स टू मैक्सिमम मार्क्स, और फिर हम मीन निकाल सकते हैं। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम मीडियन के बारे में पढ़ते हैं। मीडियन क्या होता है? तो मीडियन कई बार क्या होता है कि जो एवरेज या मीन वैल्यू जो होती है डाटा की वो डाटा के बीच में होती है। जैसे कि अभी हम देखते हैं यहाँ पर कुछ डाटा दिया हुआ है 11 सेल्स नंबर का, तो 11 को हम डिवाइड किया तो ये पॉइंट में आंसर आता है जब हम एवरेज निकालते हैं या मीन निकालते हैं। तो पॉइंट में आंसर निकालने से क्या होता है कि वो हमारा आंसर करेक्टली ठीक नहीं होता, तो उस एवरेज हमारा जो होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डाटा को उनके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसके बाद हम उसका मीडियन निकालते हैं। मीडियन किस तरह से निकालते हैं? जब दो से एवरेज वैल्यू जो होती है वो बराबर नहीं होती है तो हम उन्हें 2 इक्वल हिस्सों में बांटते हैं। अब हम जब नंबर ऑफ डाटा इवन है तब हम उसका मीन आराम से निकाल सकते हैं, और जब मीडियन जो होता है वो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जब ऑड है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे यहाँ पर 15 ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं, तो क्या करेंगे हम इन्हें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उसके बाद 15 ऑब्जर्वेशन है तो उसके बीच की ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी? जो 8th नंबर की ऑब्जर्वेशन होगी। जैसे कि 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये इसके सबसे बीच वाली ऑब्जर्वेशन है जिसको कि हम मीडियन बोलते हैं। अब इसके बाद हम इवन नंबर अगर हमारे ऑब्जर्वेशन है उसको किस तरह से उसका मीडियन निकालते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ डाटा इवन नंबर में होते हैं, जैसे यहाँ पर 14 डाटास दिए हुए हैं, तो उसका हम मिडिल टर्म नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हम सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और उसके बाद हम उन 14 ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे, लेकिन उसका हमें बीच का पॉइंट नहीं मिलेगा, तो हम उसमें +1 करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। जैसे 14 है तो 14 + 1, या जैसे कि यहाँ पर कितने डाटास दिए हुए हैं ऑब्जर्वेशन, इसकी मिडिल की ऑब्जर्वेशन क्या होगी? या तो 21 होगी या 23 होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 है ये नंबर, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 7th नंबर होगा या 8th नंबर होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 21 और 23 को प्लस करेंगे तो 24 आएगा। 24 डिवाइड बाई 2 22, तो ये हमारा मीडियन हो गया। तो इस तरह से हम डाटा का मीडियन निकालते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमें नंबर ऑफ डाटा ऑड है या इवन है। तो यहाँ पर सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है डाटा को मीडियन निकालने के लिए, और उसके बाद जैसे नंबर ऑफ डाटा 9 है, ऑड नंबर है, तो हम 9 + 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारा मीडियन हो गया। अगर नंबर ऑफ जो डाटा है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद वो इवन नंबर है तो हमें क्या करना है,
उस इवन नंबर को प्लस उससे नेक्स्ट नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, यानी कि 8th प्लस 9th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, तो हमारा मीडियन आ जाएगा इवन केस में। इसके बाद हम मोड के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। मीन और मीडियन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब मोड के बारे में हम पढ़ते हैं। मोड होता है जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसको हम मोड बोलते हैं। तो मोड निकालने के लिए अब हम क्या करते हैं, सबसे जो भी हमारा डाटा होता है जैसे 3, 7, 5 ये जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं उनको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और उसके बाद जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा होता है, जैसे यहाँ पर इस डाटा में 23 4 टाइम्स आया हुआ है, तो ये उसका मोड हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम डाटा को टेली मार्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 0 गोल्स बनाने वाले यहाँ पर 8 लोग, 8 टाइम्स 0 आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0 को हमने टेली मार्क्स से शुरू कर दिया। 1 जो है वो 9 बच्चों ने बनाया, 2 जो है वो 4 ने, तो इस तरह से सबसे ज़्यादा बार क्या आया 0, तो 0 इसका सबसे ज़्यादा बार आया 9 जो कि 1 है, तो ये इसका मोड हो गया। इसी तरह से अब यहाँ पर एक्सरसाइज में कुछ मीन, मीडियन और मोड हमें निकालना है। तो मीन निकालने के लिए पहले डाटा को सम ऐड करके नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड करेंगे। उसके बाद मीडियन निकालने के लिए पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और उसके बाद नंबर ऑफ डाटा कितना है, जैसे कि यहाँ पर 9 है, तो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि एक ऑड नंबर है। तो 9 में क्या होगा, 9 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 10/2। फिफ्थ डाटा जो होगा पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद वो हमारा मीडियन हो जाएगा, और मोड जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि इसमें 15 हो रहा है, वो उसका मोड हो जाएगा। इसी तरह से बाकी के नंबर का भी हम मीन, मीडियन और मोड को निकाल सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमें यहाँ पर कुछ ट्रू फॉल्स बताना है। जैसे यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, मीन = फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस लास्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2, तो ये गलत है। मीन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर ऑफ डाटा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मीडियन इज़ वन ऑफ द नंबर, ये करेक्ट है। इस तरह से हम क्वेश्चंस को पढ़ करके उनके आंसर कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों बार ग्राफ के बारे में। बार ग्राफ क्या होता है, जब हम किसी डाटा को उसको बार के फॉर्म में कंपेयर करते हैं डाटा को एक ग्राफ पेपर पर, तो उसको हम बार ग्राफ बोलते हैं। तो उसके लिए हमें बार ग्राफ में कुछ ड्राइंग करनी होती है। जैसे सबसे पहले हमें उसके बारे में कैप्शन लिखना होता है कि हम किस चीज़ का बार ग्राफ बना रहे हैं। उसके बाद टाइटल हमें सबसे पहले सेंटर में ऊपर टॉप में लिखना होगा। उसके बाद स्केल लिखना होता है ग्राफ पर कि हम कौन सा स्केल यूज़ कर रहे हैं। एक्सिस को मार्क करना होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। उसके बाद बार्स की जो विड्थ है वो मेंशन करनी होती है। उसके बाद हमें हर एक 2 बार के बीच में का जो स्पेस होता है वो फिक्स करना होता है, और उसके बाद हर एक बार पर लेबलिंग करनी होती है। जैसे यहाँ पर कुछ मार्क्स दिखाए गए हैं, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 50, तो इस तरह से यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल स्टडी, इनके कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स दिखाए गए हैं, उसे हमें बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमारा ग्राफ किस चीज़ का है, वो मार्क्स का है। यहाँ पर हमने स्केल मेज़र कर लिया, स्केल मेंशन कर दिया कि 10 जो छोटे डिवीज़न है वो 5 मार्क्स के बराबर है। तो इस तरह से फिर हम उनके एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हमने मार्क कर दिया। तो एक्स एक्सिस में हमने सब्जेक्ट लिखे और वाई एक्सिस में मार्क्स। तो पहले हिंदी के कितने मार्क्स हैं वो हम देखते हैं। हिंदी के हमारे जितने मार्क्स हैं ये 34, तो उसको हमने यहाँ पर मार्क किया। इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स को किया, और दोनों बार के बीच के आप देख रहे हैं डिस्टेंस हमने सेम रखा है। तो इस तरह से हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि जैसे हिंदी के 32 मार्क्स हैं, तो 32 मार्क्स किस तरह करेंगे कि हमने देखा कि 2 स्मॉल डिवीज़न जो हैं वो 1 नंबर के बराबर है, तो 32 मार्क्स जो होंगे वो 64 स्मॉल डिवीज़न के बराबर होंगे। 37 इंग्लिश के नंबर हैं, उनको 37 × 2 74 नंबर के। तो इस तरह अलग अलग स्केल को डिसाइड करके हम ग्राफ की लेंथ छोटी बड़ी कर सकते हैं।
इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, नंबर ऑफ़ गर्ल्स और बॉयज़ दिए हुए हैं अलग अलग क्लब के, उनको कि डिबेट क्लब में कितने हैं, हिंदी में कितने, मैथ्स में कितने बच्चे हैं, गर्ल्स कितनी हैं और बॉयज़ कितने हैं। तो इस तरह के ग्राफ को एक ही स्केल पर दो तरह के कलर से दिखाया जाता है, कि बॉयज़ के लिए अलग और ग्राफ गर्ल्स के लिए। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स, नंबर ऑफ़ बॉयज़, तो जो कलर्ड वाला है वो नंबर ऑफ़ बॉयज़ की संख्या है। तो 10 छोटे डिवीज़न मिलाकर 10 गर्ल्स और बॉयज़ बने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बार ग्राफ बनाया गया है। इसी तरह से ये जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बार ग्राफ के हैं। इसके बाद हम चांस या प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि एक जैसे कि कुछ स्टेटमेंट है कि क्रिकेट टीम है, उसके कितने चांसेस हैं कि वो इस करंट सीरीज़ को जीतेगी या नहीं जीतेगी, या आज बारिश होने के कितने % चांसेस हैं, या कितने % चांसेस हैं कि वो अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन। तो यहाँ पर एक डाउट रहता है, प्रोबेबिलिटी रहती है, कंफर्मेशन नहीं होती है। तो इसको हम प्रोबेबिलिटी कितनी है उसके बारे में हम समझते हैं। एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट एक वो क्रिया होती है, वो ऑपरेशन होता है कि जिसमें कुछ आउटकम्स आते हैं, जिसको कि हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं कि अचानक से हम कुछ भी पॉसिबल इफ़ेक्ट उसका रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन एग्जैक्ट चीज़ नहीं होती है उसको, जो हमने जिसको कि पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। आउटकम क्या होता है? आउटकम होता है जो किसी ट्रायल के, एक्सपेरिमेंट के ट्रायल के बाद जो रिज़ल्ट हमें मिलता है। जैसे कि अगर हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो ये पॉसिबल है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी तरह अगर हम किसी डाइस को उछालते तो उसमें 1 2 3 4 5 6 में से ही कुछ आएगा। तो इस तरह से इसको हम आउटकम बोलते हैं। और इवेंट क्या होती है? इवेंट मतलब होता है कि जब एक एक्सपेरिमेंट में कोई भी इवन नंबर या उससे ज़्यादा नंबर आउटकम हो सकते हैं, तो उसको हम इवेंट बोलते हैं। जैसे कि अगर हम किसी डाइस को उछालते हैं या रोल करते हैं तो 2 4 या 6 ये आ सकता है, तो ये एक इवेंट हुई। और अगर हम उसको रोल करते हैं तो 1 3 या 5 आ सकता है, तो ये दूसरी इवेंट हुई। तो इस तरह से इवेंट इम्पॉसिबल भी हो सकती है या पॉसिबल भी हो सकती है। जैसे कि सूरज है, वो कल पश्चिम से उगेगा, ये तो नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल इवेंट है। लेकिन सूरज ईस्ट से उगेगा कल, ये सर्टेन इवेंट, मतलब ये तो फिक्स ही है कि ऐसा होगा ही। इसी तरह से एक डाइस को अगर हम उछालेंगे तो 9 तो कभी नहीं आने वाला है, ये इम्पॉसिबल हो गया। और अगर हम रेड बॉल को किसी बर्तन से निकालेंगे तो सिर्फ रेड बॉल ही आएगी उसमें से बाहर, तो ये एक सर्टेन इवेंट हो गई। अब हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों? चांस को हम मेज़र करते हैं कि कितनी चांसेस हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में के सफल होने की। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर हम सिक्के को उछालते हैं तो हेड या टेल की बराबर बराबर चांसेस हैं आने की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। इसी तरह से अगर हम किसी डाइस को उछालते हैं तो उसमें से 6 नंबर होते हैं, 6 में से कोई भी एक नंबर बराबर आ सकता है, तो एक 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी फाउंड करते हैं। अब यहाँ पर एक बॉक्स में 10 लाल मार्बल हैं और 5 नीले रंग के मार्बल हैं, और अचानक से उसमें से कोई भी एक मार्बल निकाला, तो रेड मार्बल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है या ब्लू मार्बल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच इवेंट ए कैन अकर। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, जैसे 10 रेड है तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 10/15। इसी तरह से ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/15। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका होने का एक फ्रैक्शन होता है। जैसे सन विल राइज टुमारो, ये सन जो है कल उगेगा, ये एक इवेंट है। या एक सिक्का उछालेंगे तो मुझे टेल मिलेगा, उसका वो भी एक इवेंट है। तो यदि हमारे पास कई सारी बॉल हैं कलर की अलग अलग, और उनमें से हमें एक कलर की बॉल मिले, वो भी एक इवेंट है। इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी होती है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चों? जिसमें हमें कोई आउटकम मिलता है। जैसे
ये सभी जो है ये एक्सपेरिमेंट है। आउटकम गेटिंग हेड ऑफ ए ऑन टॉसिंग ए कॉइन, नो। थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाइस, नो। चूजिंग ए वॉवेल, तो ये इनमें से कुछ भी नहीं। ये सब एक्सपेरिमेंट का जो हमें रिजल्ट मिलता है वो आउटकम होता है। तो टुमारो विल बी ए सनी डे, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये सर्टेन नहीं है। ये एक सिक्के को उछालने पर मुझे टेल ऊपर ही मिलेगा, ये एक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसको ये सर्टेन नहीं होता। मतलब कुछ उनमें से आएगा लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि टेल ही आए, तो 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। इसी तरह से इक्वली लाइक आउटकम्स होते हैं, जैसे सिक्के को उछालेंगे तो हेड या टेल की बराबर बराबर पॉसिबिलिटी होती है आने की, तो ये 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। इसी तरह से रैंडम नंबर कोई भी 1 या 9, 1 से 9 तक हम निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 हो गई। इसके बाद हम 1 से 10 तक के नंबर को अचानक से चुनते हैं, तो उसमें से इवन नंबर कितने हैं हमारे 2, 4, 6, 8, 0, तो 5 नंबर्स हैं, तो 5/10 हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई इवन नंबर आने की। इसी तरह से वॉवेल की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से बच्चों हमारे अलग अलग क्वेश्चंस के हम इनमें से आंसर कर सकते हैं। तो मीन ऑफ हमने यहाँ पर मीन मीडियन मोड भी पढ़ा। तो फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ऑड नेचुरल नंबर हम लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, इस तरह से उनको सम करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ कितने नंबर से हमारे उससे डिवाइड करके हम उसका मीन निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन का मीन निकाल सकते हैं। हमारे प्राइम नंबर, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर कौन से हैं हमारे, हमारा प्राइम नंबर 2, 3, 5, ये हमारे फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स हैं, और उसको हम उनका मीन निकाल सकते हैं। उनको सम करके नंबर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। इसी तरह से मोड मतलब जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है इसमें, तो 2 नंबर सबसे ज़्यादा बार आया तो इसका मोड जो हो गया वो 2 हो गया। रेंज ऑफ डाटा मिनिमम नंबर से मैक्सिमम नंबर हम लिखते हैं, उसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, वो रेंज। इस तरह से बच्चों ये हमने इस चैप्टर में डाटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ा, मीन, मीडियन, मोड और अलग अलग तरह के ग्राफ के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।